तो चलिए चलते हैं 15वीं सदी में। एक ऐसा दौर जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अब भी एक पहेली जैसा था। उस जमाने में ना भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि एक ख्वाब था। सोने, मसालों और रेशम से लदा हुआ एक छिपा हुआ खजाना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने समुंदर को चुनौती देने की हिम्मत की। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी सिर्फ एक खोज ने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो शुरू करते हैं इस कहानी का पहला हिस्सा। समझते हैं कि वो कौन सी बड़ी वजह थी जिन्होंने यूरोप को पूरब की तरफ एक नया रास्ता खोजने पर मजबूर कर दिया। देखिए, 15वीं सदी में यूरोप की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उथल-पुथल मची हुई थी। जमीन के रास्ते जो व्यापार होता था, उस पर दुश्मनों का कब्जा था। और दूसरी तरफ थी भारत की कल्पना, एक सोने की चिड़िया की तरह। एक ऐसी जगह जहां मसाले सोने के भाव बिकते थे और दौलत की कोई कमी नहीं थी। और इसी सपने ने पुर्तगाल की एक नौजवान वास्को द गामा के दिल में एक आग सी लगा दी। वो बचपन से ही समंदर की लहरों से दूर देशों की कहानियां सुनता था, और भारत की कहानियों ने उसकी एम्बिशंस को जैसे पंख दे दिए थे। और उसका जो आत्मविश्वास था ना, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। उसने राजा मैनुअल प्रथम के सामने जाकर बड़े यकीन से कहा, अगर कोई भारत को खोज सकता है तो वो मैं हूं। राजा ने उसकी आंखों में वो जुनून देख लिया, और बस वहीं से उसकी किस्मत का फैसला हो गया। तो अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक अनजान सफर के लिए की गई जबरदस्त तैयारियों का जिक्र है। ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी। ऐसा समझिए कि एक जंग की तैयारी चल रही थी। महीनों तक 4 बड़े-बड़े जहाज तैयार किए गए। उनमें महीनों तक चलने वाला खाना पीना भरा गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि अधूरे नक्शों और सिर्फ सितारों के भरोसे एक अनजान समंदर में उतरना था। फिर भी नाविक इतिहास में अपना नाम लिखने के सपने के साथ इस खतरनाक मिशन पर जाने को तैयार थे। और फिर वो दिन आ ही गया, 8 जुलाई 1497। जैसे ही लिस्बन पर सूरज की पहली किरणें पड़ीं, उन 4 जहाज़ों ने अपना ऐतिहासिक सफ़र शुरू कर दिया। उस पल जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थीं। अब शुरू होता है सफ़र का वो हिस्सा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान और एक विशाल, बेकाबू समंदर के बीच की जंग की कहानी। जैसे ही जहाज खुले समंदर में पहुंचे ना, समंदर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कभी विशाल लहरें जहाज़ों से टकरातीं, तो कभी तूफानी हवाएं उनके पाल फाड़ देतीं। बीमारी और भूख हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, तो रास्ता भटक जाने का डर तो हमेशा ही बना रहता था। ऐसे ही एक मुश्किल वक्त में जब कई नाविकों की हिम्मत टूटने लगी, तब वास्को द गामा एक लीडर बनकर सामने आया। उसने अपनी टीम से कहा, समंदर हमारी परीक्षा ले रहा है। हम भारत की दहलीज पर हैं, बस हिम्मत रखो। उसकी बातों में कुछ ऐसा जादू था कि हताश नाविकों में फिर से जान आ जाती। और फिर वो उस जगह पहुंचे जिसका नाम सुनते ही नाविक कांप जाते थे, तूफानों का अंतरीप, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी सिरा। यहां समंदर अपने सबसे खौफनाक रूप में था। पहाड़ जितनी ऊंची लहरें जहाजों को खिलौनों की तरह उछाल रही थीं, और एक पल को तो लगा कि बस यही उनका अंत है। लेकिन कई दिनों के इस स्ट्रगल के बाद आखिरकार वो मौत के इस दरवाजे को पार कर गए। जरा उनकी इस अविश्वसनीय यात्रा के पड़ावों पर नजर डालिए। जुलाई 1497 में लिस्बन से निकले, साल के अंत तक खतरनाक केप ऑफ गुड होप को पार किया। फिर 1498 की शुरुआत में पूर्वी अफ्रीका के मालिंदी पहुंचे, और आखिरकार 20 मई 1498 को भारत की जमीन पर कदम रखा। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां 2 अलग-अलग दुनियाएं पहली बार टकराती हैं और एक नए ऐतिहासिक युग की शुरुआत होती है। पूर्वी अफ्रीका के मलिंदी में उनकी मुलाकात हुई अहमद इब्न मजीद से, जिसे हिंद महासागर का सबसे बड़ा नेविगेटर माना जाता था। इब्न मजीद ने वास्को की आंखों में भारत पहुंचने का वो जुनून देखा, और उसे न सिर्फ रास्ता बताया, बल्कि समुंदर की धाराओं और हवाओं की भाषा भी सिखाई। और फिर 20 मई 1498 की वो सुबह, हवा में ना चंदन की एक मीठी सी खुशबू फैली हुई थी। ये भारत की पहली सांस थी। जब उन्होंने जमीन देखी तो पूरा क्रू घुटनों के बल गिर पड़ा। कुछ रो रहे थे, कुछ मिट्टी को चूम रहे थे। उनका सपना पूरा हो चुका था। कालीकट के शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया।
और तब पुर्तगालियों को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि एक ऐसी सभ्यता में पहुंचे हैं जो उनसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड और अमीर थी, जहां के बाजार जिंदगी से भरे थे और संस्कृति बेहद परिष्कृत थी। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां खोज की यह कहानी एक स्याह मोड़ लेती है। ख्वाब तो पूरा हो चुका था, लेकिन भारत की बेशुमार दौलत ने जल्द ही व्यापार की भावना को लालच में बदल दिया। वास्को द गामा ने एक दरवाज़ा खोल दिया था और अब यूरोप की बाकी ताकतें भी उसके पीछे पीछे आने लगीं। पहले पुर्तगालियों ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, फिर मसालों के साम्राज्य की चाह में डच आ गए, उनके बाद फ्रांसीसी भी इस होड़ में शामिल हो गए और आखिर में अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। भारत, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर इलाका था, अब औपनिवेशिक ताकतों के लिए एक इनाम बन चुका था। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे शक्तिशाली विचार पर कि भारत की खोज का असली मतलब आखिर है क्या। ये बात सच है कि समुद्री रास्ता 1498 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन दुनिया ने भारत की असली आत्मा को तब खोजा जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ये सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि एक राष्ट्र के स्वाभिमान की खोज थी। और ये बात इस ख्याल को और मजबूत करती है कि भारत कभी खोया हुआ था ही नहीं, वो तो हमेशा से एक पूरी संपन्न सभ्यता था। बस दुनिया को उसकी महानता समझने में वक्त लग गया। क्योंकि आखिर में भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक आइडिया है, एक ऐसा आइडिया जो सदियों से दुनिया को रोशनी दिखा रहा है। और आइडियाज वो कभी नहीं मरते।